लड़की के होठों पर फिर से वही रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। मुझे अलग अलग दौर में कई नामों से बुलाया जाता है, लेकिन मेरा मशहूर नाम यक्षिणी है। ये नाम सुनते ही गौरव के चेहरे का रंग उड़ गया। यक्षिणी? व्हाट? यक्षिणी? ये तो बड़ा ही अजीब नाम है, ये कैसा नाम हुआ? अचानक से उस लड़के की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद पड़ गईं। उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक रूप लेने लगा। उसके होंठ अस्वाभाविक रूप से फैलने लगे और ये दृश्य देखकर गौरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक से गौरव के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। अगले ही पल अचानक से गौरव का शरीर जमीन से करीबन 5 फीट ऊपर हवा में उड़ गया। उसकी गर्दन रबड़ की तरह घूम गई। उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ने लगे और कुछ ही सेकंड्स के बाद उसका शरीर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। उसकी आंखों की पुतलियां भी पूरी तरह से सफेद पड़ गईं और उसी पल उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गईं। अगले ही पल उस भयानक लड़की का चेहरा फिर से सामान्य हो गया। उसके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। वो धीरे धीरे मुड़ी और घने अंधेरे जंगल की गहराइयों में कदम दर कदम गुम होती चली गई, जैसे वो वहां कभी आई ही ना हो। उसी दौरान तरुण अपने घर के ड्राइंग रूम में दिशा के साथ बैठा हुआ था, जबकि मीनल बार बार किसी को फोन लगा रही थी। क्या बात है, ये तुम किसे फोन लगा रही हो? गौरव को फोन लगा रही हूँ, लेकिन वो फोन रिसीव ही नहीं कर रहा। कमाल है, बारिश हो रही है, हो सकता है उसने बर्थडे पार्टी अटेंड करने का इरादा छोड़ दिया हो। तो कम से कम उसको फोन तो अटेंड करके बता देना चाहिए। अरे चलो छोड़ो ना यार, मैं कल उससे बात कर लूंगा। अब देखो, केक को ज्यादा इंतजार तो नहीं करवा सकते हैं ना। चलो चलो भी, कम ऑन आज आ जाओ। इतना कहकर तरुण अपने बर्थडे का केक काटने लगा। अगली सुबह उसी सुनसान सड़क पर गौरव की लाश पड़ी थी। आसपास खड़े लोग डरे हुए चेहरों के साथ उस भयावह दृश्य को देख रहे थे। तभी वहां पर पुलिस की जीप आकर रुक गई। जीप से इंस्पेक्टर सूरज और हवलदार बहादुर नीचे उतर आए। अरे बाप साहब, कसम से कहता हूँ, इसे जिसने भी मारा है ना, बड़े अजीब अंदाज में मारा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे ऊपर से फेंका गया हो, एकदम जोर से पटक दिया गया हो। देखिए। इंस्पेक्टर सूरज गौरव की आंखों को गौर से देखने लगा। लेकिन बहादुर, तुमने इसकी आंखों पर गौर नहीं किया। इसकी आंखों की पुतलियां अचानक से सफेद कैसे हो गईं? तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। उसमें से मीनल, तरुण और दिशा घबराए हुए बाहर निकल कर आए। तीनों फूट फूट कर रोने लगे। क्यों, कौन हो तुम तीनों? मेरा नाम तरुण है और ये मेरे दोस्त दिशा और नीलम है। गौरव हमारा दोस्त था सर। कल रात वो मेरे ही घर पे आ रहा था। हमने उसका काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वो मेरे घर पहुंचा ही नहीं। हमें लगा कि शायद बारिश की वजह से उसने आने का इरादा कैंसिल कर दिया हो, लेकिन कुछ देर पहले हमें किसी का फोन आया और बताया गया कि गौरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं क्या बताऊं। इतना कहते ही तरुण की आवाज भर्रा गई। लगता है इसके पेरेंट्स को नहीं पता है अभी। गौरव यहाँ का रहने वाला नहीं था, वो दिल्ली का रहने वाला है। मैंने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। फिर भी हमें बॉडी का पोस्टमार्टम तो करवाना ही होगा। उसके बाद ही बॉडी घर वालों को सौंपी जाएगी। जब तक केस की पूरी जांच नहीं हो जाती, तुम तीनों में से कोई भी ये टाउन छोड़कर नहीं जाएगा। Got it? इतना कहकर इंस्पेक्टर सूरज ने हवलदार बहादुर को बॉडी पोस्टमार्टम करने के लिए भेजने का आदेश दे दिया। उस रात तरुण अपने कमरे में अकेला बैठा गौरव को याद करके रो रहा था। तभी उसकी मां कमरे
जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ वहां से चली गई। लेकिन तरुण की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। धीरे धीरे रात के 2 बज गए। तभी अचानक से उसके बंगले की डोरबेल बजी। लगता है मॉम आ गई है। इतना कहकर तरुण दरवाजा खोलने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं जानती हूँ तुम्हारे दोस्त गौरव को किसने मारा है, और मैं तुम्हें वही बताने के लिए आई हूँ। ये सुनकर तरुण बुरी तरह से चौंक गया। तुम कैसे जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। तरुण ने उसे अंदर आने का इशारा किया। हाँ, अंदर आ जाओ। वो लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बंगले के अंदर आ गई। अब बताओ, मेरे दोस्त गौरव को किसने मारा? बताओ, कसम से कहता हूँ, जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बताओ। अचानक से लड़की के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। जिसने मारा है वो तुम्हारे सामने ही तो बैठी हुई है, और वो तुम्हें भी मारने के लिए आई है। ये सुनते ही तरुण का शरीर सिहर उठा। आखिर कौन हो तुम? अलग अलग दौर में मुझे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लेकिन मेरा सबसे प्रसिद्ध नाम यक्षिणी है। अगले ही पल उसका चेहरा भयानक हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद पड़ गई। अचानक से तरुण का शरीर जमीन से करीबन 5 फीट ऊपर हवा में उठ गया। उसकी गर्दन चटकने की आवाज के साथ ही पूरी तरह से घूम गई। अगले ही पल उसका शरीर जोरदार आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा, और उसी क्षण उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। यक्षिणी के होठों पर फिर से वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। वो अचानक से काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गए। अगली सुबह जब तरुण की मां बंगले में वापस लौटी, तो कमरे के अंदर पड़ा तरुण का निर्जीव शरीर देखकर उसकी चीख पूरे बंगले में गूंज गई। कुछ ही देर बाद पुलिस फिर से बंगले में मौजूद थी। मीनल और दिशा तरुण के लाश के पास खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। इंस्पेक्टर सूरज और हवलदार बहादुर कमरे के एक कोने में खड़े ये भयावह दृश्य को ध्यान से देख रहे थे। ये तो समझ में आ गया है कि आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में घर से चली गई थी। लेकिन इतने बड़े बंगले में क्या आपके घर में कोई नौकर वोकर नहीं है क्या? नहीं, मैं वॉचमैन नहीं रखती, और मेरे बंगले के नौकर शाम होते ही चले जाते हैं। तो क्या आपके बंगले में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं? हाँ, लगे हैं। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर सूरज और हवलदार बहादुर सीसीटीवी फुटेज देखने लगे। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि तरुण अकेले ही बंगले के बाहर आया और बाहर खड़े होकर किसी अनदेखे इंसान से बात करने लगा, और फिर वो अंदर आया और कुछ ही सेकंड्स के बाद अचानक से उसका शरीर हवा में उड़ गया। अगले ही पल उसकी गर्दन डरावनी आवाज के साथ घूम गई, और ये दृश्य देखकर इंस्पेक्टर सूरज की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दिया। ओह माय गॉड! आखिर ये कैसे हो सकता है? तरुण बंगले के बाहर गया, लेकिन बंगले के बाहर तो कोई नहीं था, और वो इस तरह से बातें कर रहा था जैसे कि वो किसी को देख रहा हो। हाउ इज दिस पॉसिबल? और जब वो अंदर गया तब भी उसके सामने कोई मौजूद था। और अचानक से वो जमीन से 5 फीट ऊपर उठ गया, और उसकी गर्दन तो किसी रबड़ की तरह घूम गई, और नीचे गिरकर उसने दम तोड़ दिया। समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या रहस्य हो सकता है। दूर से दिशा और मीना लैपटॉप की सीसीटीवी फुटेज को गौर से देख रही थी। आर्यन, तरुण तो बिल्कुल वैसा बिहेवियर कर रहा है जैसा हमारे कॉलेज का आर्यन किया करता था। ये सुनकर इंस्पेक्टर सूरज चौंक गया और पीछे मुड़कर दिशा की ओर देखने लगा। आर्यन? कौन आर्यन? तुम किसकी बात कर रही हो दिशा?
अगर तुम दोनों कुछ जानती हो तो मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हारे 2 दोस्तों की जान जा चुकी है, तीसरे की भी जा सकती है। दिशा के बोलने से पहले ही मीनल बोल उठी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इतना कहकर दोनों वहां से चली गई। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर सूरज ने तरुण की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रात के समय दिशा अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर कमरे में लगे आईने पर पड़ी। आईने को देखकर दिशा पूरी तरह से चौंक गई। उसने देखा कि आईने में उसका ही अक्ष उसे घूर रहा था। ओह माय गॉड, ये क्या है? क्या ये मेरा भ्रम है? तभी आईने के अंदर की दिशा भयानक मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारा भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है। और अगले ही पल आईने से दूसरी दिशा निकलकर बाहर आ गई। दिशा चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल वो दूसरी दिशा एक दूसरी लड़की में बदल गई। वो यही यक्षिणी थी। यक्षिणी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगी। तुमने सही कहा था। आर्यन अकेले में बात नहीं करता था। वास्तव में उसके साथ कोई मौजूद होता था और वो मैं थी, यक्षिणी, जिसका तुम लोगों ने मजाक उड़ाया था। यक्षिणी का चेहरा अचानक से भयानक हो गया। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तुम सबकी जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं आर्यन से बंधी हुई थी और आर्यन ने अंतिम समय मुझे यही कहा था कि जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है, उसे किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। अगले ही पल दिशा का शरीर जमीन से करीबन 5 फीट ऊपर उठा और उसकी भी गर्दन रबड़ की तरह टेढ़ी हो गई और एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर दिशा गिर गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी दिल दहला देने वाली चीख पूरे कमरे में गूंज गई। अगले ही पल यक्षिणी वहां से गायब हो गई। अगले दिन इंस्पेक्टर सूरज हवलदार के साथ दिशा की लाश को गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने लाश को पंचनामे के लिए भिजवा दिया। इंस्पेक्टर सूरज गहरी सोच में थाने में बैठा हुआ था। तभी वहां दौड़ती हुई दिशा की दोस्त मीनल आ गई। आपने मुझसे कहा था कि अगर कुछ भी जानती हो तो बता दो। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं बता देती तो शायद मेरी दोस्त जिंदा होती। ये सुनकर इंस्पेक्टर सूरज चौंक गया। क्या मतलब? एक राज है। कॉलेज में आर्यन नाम का एक लड़का पढ़ता था। इतना कहकर मीनल गहरी सोच में डूब गई, मानो वो पुरानी यादों में खो गई हो। मीनल, आर्यन, दिशा और गौरव बैठे हुए थे। तभी एक दुबला पतला लड़का वहां से गुजरा। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। वो आर्यन था। उसे देखते ही गौरव के होठों पर मुस्कान आ गई। देखो 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 कौन आया, कौन आया, कॉलेज का सबसे पागल आया। ओए देखो तरुण, कैसा है नौटंकी कहीं का पागल। तुम ठीक कहते हो। तुम्हें पता है, कल ये क्लासरूम में अकेला बैठा हुआ किसी से बातें कर रहा था। जब मैं अचानक से वहां पहुंचा ना तो कहने लगा, ओ हेलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, वो नाराज हो जाएगी। ये सुनकर दिशा हंसने लगी। इससे कहो कि हम चारों दोस्त इसके पागलपन में नहीं आने वाले। ये सुनकर मीनल भी हंसने लगी। मुझे तो लगता है ये सब जानबूझकर करता है ताकि लोग इससे डरें। चारों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। तभी अचानक से वो रुक गए। आर्यन धीरे धीरे कदमों से उनके पास आया। मैं जानता हूं कि तुम चारों मुझे पागल कहते हो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो, मैं अकेले हवा में बातें नहीं करता, बल्कि उससे बातें करता हूं। अच्छा, किससे बातें करता है तू?
अपनी होने वाली दुल्हन से, हैं? पागल कहीं का। वो मैं तुम्हें चाह कर भी बता नहीं सकता, लेकिन सच कहता हूँ कि दुआ करो कि मैं जिससे बातें करता हूँ उसका सामना कभी तुमसे ना हो। इतना कहकर आर्यन वहां से चला गया। दोपहर के समय चारों दोस्त कार में बैठे हुए ड्राइव पर जा रहे थे। कार गौरव चला रहा था। अगले ही पल गौरव चौंक गया और बगल की सीट पर बैठे हुए तरुण से बोला, अरे यार, ये तो पूरी तरह से पागल हो गया तरुण। वो सड़क पर सबके सामने किसी से झगड़ा कर रहा है, देख तो। हाँ, और वहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम कहो तो उसका दिमाग सही कर दे। मेरे हाथ में कार का स्टीयरिंग है। बोलो, जल्दी बोलो। अबे अब तू पागल हो गया क्या गौरव? क्या बात कर रहा है? कार की स्पीड धीमी कर। अरे तू पागल हो गया क्या? जल्दी से कार की स्पीड धीमी कर। धीमी कर। वो तो पागल ही है, लेकिन तू पागल मत बन। अगर कार उससे टकराई तो वो मर जाएगा। दिमाग खराब मत कर। धीमी कर, और धीमी। ये क्या धीमी कर? टेंशन मत ले। तू जानता है ना, तेरा भाई ब्रेक मारने में बहुत एक्सपर्ट है। और उसके ठीक सामने जाकर रोक दूंगा, डर जाएगा और उसका पागलपन हवा हो जाएगा। इतना कहकर गौरव ने कार की स्पीड और तेज कर दी। जैसे ही कार आर्यन के करीब पहुंची, अचानक से कार का संतुलन बिगड़ा और जोरदार टक्कर आर्यन के शरीर से हुई। शरीर उछलकर सड़क पर गिर पड़ा और गौरव ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाकर कार को रोका। चारों दोस्त तुरंत कार से बाहर निकल आए। अरे ये क्या किया तूने गौरव? तूने सच में उसे टक्कर मार दी? बेवकूफ है क्या तू? नहीं यार, नहीं। मैंने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी। मैं रोकने वाला था, लेकिन तभी आर्यन ने दर्द से तड़पते हुए उन चारों की ओर देखा। जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, उसे छोड़ना मत। इतना कहकर आर्यन ने वहीं दम तोड़ दिया। ये सुनकर इंस्पेक्टर सूरज चौंक गया। मुझे तो लगता है कि उस लड़के के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है साहब। ये बताओ कि आर्यन के परिवार में कौन कौन है? उसके परिवार में केवल उसकी माँ है। कॉलेज में ये बात मशहूर थी कि आर्यन की माँ जादू टोना किया करती थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहा करते थे कि इसी जादू टोने की वजह से आर्यन का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया था। क्या रहस्य है? अब ये तो उसकी मां ही बता सकती है। चलो चलते हैं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर सूरज, हवलदार बहादुर और मीनल जीप में बैठे हुए थे। तभी मीनल रास्ता बता रही थी। कुछ देर बाद जीप एक सुनसान इलाके में बने हुए घर के सामने आकर रुक गई। घर के अंदर की लाइट जल रही थी। इंस्पेक्टर सूरज घर के बाहर गया और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और सवालिया नजरों से उनकी ओर देखने लगी। देखिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बूढ़ी औरत ने अंदर आने का इशारा किया। इंस्पेक्टर सूरज, हवलदार बहादुर और मीनल घर के अंदर चले गए। क्या बात करनी है? देखिए, मुझे पता है कि आपका बेटा आर्यन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, हमें उसके बारे में ही बात करनी है। तुम पहले इंसान हो जो आर्यन के बारे में बात करने आए हो, वरना उस बेचारे से तो कोई दोस्ती भी नहीं करता था। कॉलेज में एक लड़की थी, आर्यन उसे पसंद करता था। एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके अपने दिल की बात उस लड़की से कही, लेकिन उसने ये कहकर उसका दिल तोड़ दिया कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी माँ जादू टोना करती है। उसकी माँ भी पागल है और वो भी पागल है। ये सुनकर इंस्पेक्टर सूरज चौंक गया। तब से आर्यन चुप चुप रहने लगा। वो बचपन से मेरी काली सिद्धियों को देखता हुआ बड़ा हुआ था। एक दिन उसके हाथ एक किताब लगी। जानते हो उस किताब का नाम क्या था? क्या? यक्षिणी।
यक्षिणी का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। यक्षिणी को सिद्ध करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आर्यन ने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया। यक्षिणी उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। घर के अंदर का वातावरण अचानक से भारी और डरावना होने लगा। यक्षिणी केवल सिद्ध करने वालों को ही दिखाई देती है, कोई साधारण मनुष्य उसे नहीं देख सकता। आर्यन ने दक्षिणी को पत्नी के रूप में सिद्ध किया था, इसलिए वो हमेशा उसके साथ रहती थी। वो सब मेरे बेटे ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए किया और सब लोगों ने उसे पागल समझा। बूढ़ी औरत दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोली, वैसे एक रहस्य की बात बताऊं, आर्यन कभी भी यक्षिणी को सिद्ध नहीं करता अगर उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं जाती। क्या मतलब? बूढ़ी औरत दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोली, तुमने आते हुए उस तस्वीर को नहीं देखा? जैसे ही इंस्पेक्टर सूरज, मीनल और हवलदार बहादुर ने तस्वीर की ओर देखा, वो पूरी तरह से चौंक गए। तस्वीर में आर्यन की मां के ऊपर माला चढ़ी हुई थी। अचानक से बूढ़ी औरत की आवाज भारी हो गई। उसकी माँ इस संसार को छोड़कर काफी पहले जा चुकी है। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। बूढ़ी औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। मैं यक्षिणी हूँ, आर्यन की पत्नी। अगले ही पल मीनल का शरीर हवा में ऊपर उठा। उसकी गर्दन बिल्कुल रबड़ की तरह मुड़कर अचानक से टूट गई और जमीन पर गिरते ही धम, और मीनल ने वहीं दम तोड़ दिया। यक्षिणी रहस्यमयी अंदाज में गायब हो गई। इंस्पेक्टर सूरज और हवलदार बहादुर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अगली सुबह जब दोनों की आंखें खुलीं तो वहां कुछ लोग खड़े थे और वो घर मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। इंस्पेक्टर सूरज चौंक कर उठकर बैठ गया। बाप रे, ये घर तो बरसों से बंद पड़ा है। यहाँ रहने वाली बूढ़ी महिला की मृत्यु भी काफी समय पहले हो चुकी है। पहले महिला की मृत्यु हुई थी, बाद में उसके बेटे की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर इंस्पेक्टर सूरज और हवलदार बहादुर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद मीनल की लाश को भी वहां से उठवा लिया गया। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर सूरज ने इस केस की तफ्तीश बंद कर दी। लेकिन आज भी उस सुनसान घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से किसी स्त्री की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है, मानो यक्षिणी अब भी अपने अधूरे बदले की प्रतीक्षा कर रही हो।